हम लोगों ने ग्रेविटेशन में किया था और वैसे भी आपको इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद ही रखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, बता सकते हो इसकी एक्सिस पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी अगर प्लस क्यू चार्ज दिया, रेडियस आर है तो? जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ जी, बहुत सही। ये सेंटर है, ये एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। यहाँ फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, है ना। और एक सिंपल बात यह है कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी ये पॉजिटिव चार्ज के लिए तो अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो किधर होती? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फील्ड के डायरेक्शन में। और क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सेंटर की तरफ। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान, ये सारे केसेस को अपन वन बाय वन बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ जितने भी केस बनेंगे उनकी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, केस नंबर 1, इफ x is very small as compared to the r, क्या एक्स स्क्वायर कैन बी neglected with respect to आर स्क्वायर? और जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे क्या होगा बताइए? बताइए ना। आपका जो ई की वैल्यू है वो बन जाएगी के क्यू एक्स अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 है। जब मैं इसको नेग्लेक्ट करूंगा तो क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? और ये पावर कितनी हो गई? 3 ना। तो रिजल्ट क्या मिल गया आपको बताइए? के क्यू बाय आर क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स ना। ठीक है, दूसरी बात देखिए। हाँ जी, कहानी क्लियर? अरे बोलो भाई। हाँ, एट सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 इट विल गिव द जीरो फील्ड, दैट मींस फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब रिंग का सेंटर एक न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पे कोई फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, वहां कोई चार्ज रखोगे तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आगे। इफ जस्ट उल्टा केस बात करेंगे, x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दी r, क्या होगा बताइए? इस बार किसको नेग्लेक्ट करेंगे? आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड ना। आया कुछ समझ में? और अगर आप आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे यहाँ पे इस बार, तो जैसे इसको नेग्लेक्ट करूंगा ये कितना बन जाएगा? क्यूब। देखो इसको 0 मान लो, इसको 0 मानते 2 से 2 कैंसिल, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ऊपर क्या है? एक्स। यस, मतलब ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ना। व्हाट डज इट मीन? रिंग बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज ना। हाँ जी साहब। अब मुझे बताइए, एट x इक्वल्स टू इंफिनिटी व्हाट इज द फील्ड? 0। अगर मैं x की वैल्यू या इंफिनिटी पुट कर देता हूँ, फील्ड क्या मिलेगा? 0। तो ये तो 4 केस आपके हो गए। x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सेंटर पे फील्ड की वैल्यू 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू बहुत बड़ी है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, और इंफिनिटी पे फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ वापस वही कहानी आ रही है कि सब पहले फील्ड की वैल्यू 0 थी, x को बढ़ाया तो फील्ड बढ़ेगा, x को बढ़ाने पे फील्ड बढ़ेगा। आप मुझे बताइए जब x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो कोई भी चीज 0 से बढ़ती है और फिर घटती है, उसके लिए हमेशा मैक्सिमा डिफाइंड होता है। और मैक्सिमा की शर्त क्या होगी यहाँ पे बताइए? बोलो। फॉर, सुने ध्यान से, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरी कर रहा है? तो हम क्या करते हैं, डी एफ बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0। और यहां से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती? प्लस माइनस आर बाय √2। पिछली बार भी अपन ने इसको डिराइव नहीं किया था,
हम यहाँ इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं, अभी कॉपी कर लेना आप। बताइए फील्ड की वैल्यू क्या है आपके पास, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस होल पावर, इसको ऊपर लेके जाइए, ये बनेगा के क्यू एक्स, बताइए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई ना। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां डॉट लगाइए, ये पूरा आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या है u, और ये पूरा आर्ग्यूमेंट क्या है v, तो डिफरेंशिएशन का u डॉट v रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? वन मोर थिंग कीप इन माइंड, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx इक्वल टू 0, जब आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे ना, तो इसमें जो कांस्टेंट है के और क्यू, जब यहां लिखोगे तो कांस्टेंट को जब जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या बना देगा? जीरो। मतलब जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा सोल्व करें, उसमें कोई कांस्टेंट अगर आ जाए तो उसको हमें कैलकुलेशन में यूज नहीं करनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सुनिए, अगर आपसे कहा जाए कि साहब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या इसको मुझे कैलकुलेशन में लेना है? इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। कौन सा रूल लगाएंगे? u डॉट v क्या बोलता है? कीपिंग द u कांस्टेंट वी विल डिफरेंशिएट दिस आर्ग्यूमेंट ना, क्या पावर आगे आ जाएगा? -3/2, अंदर क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 -1 बिकम्स इक्वल टू -5/2 मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, चेन रूल ना, तो ये हो जाएगा 2x। कहानी क्लियर? प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका 0। अच्छा, अब क्या कांस्टेंट लूं बताइए? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 ना। अब बताओ x का डिफरेंशिएशन 1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। चलो एक काम करते हैं, क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? x इंटू एक्स बिकम्स -3 x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2। हेलो, प्लस जल्दी बताइए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 ना, इक्वल टू 0। क्या ये आर्ग्यूमेंट माइनस है? तो जब उधर लेके जाऊंगा तो ये, तो इसको बराबर कर दूं? नहीं समझ में आया। एक और चीज देखिए, ये माइनस पावर 1/2 है, इसको नीचे लेके आओ तो क्या बनेगा? +1/2। इसको नीचे लेकर आइए, +3/2। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, उसको उधर, बताओ क्या बना? 3x² आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर इक्वल टू, बताइए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/2। यार 5/2 का मतलब क्या है? 1 इंटू 3/2, 1 + 3/2, 1 +, समझ में आ गई बात? आप मुझे बताइए, ये जो आर्ग्यूमेंट है मेरा, ये वाला, यहां से रवाना करता हूं तो यहां से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये ना 1। नहीं समझ में आया? ये क्या मिला बताओ? 3x² बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, 2x² बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर x/√2। नहीं समझ में आया? क्या हो गया? यस यस यस, x इक्वल टू r/√2। x इक्वल टू क्या मिल गया? r/√2। तो दिस इज द रिजल्ट, बट वी डोंट नीड दिस कैलकुलेशन। अभी भी याद तो ये रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो वो रहता है कुछ बच्चों का अरमान पूरा करना कि सब वो कैसे आया, सब लोग ये बता देते हैं इतना होता है। अभी समझ में आ गया कैसे आया? पर याद क्या रखना है? यहां मैक्सिमा, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। पहले इसको कॉपी करो, अभी बात कर लेते हैं। हम्म, नहीं नहीं मानते ना, क्योंकि रेफरेंस किस पे मानते हो? रेफरेंस हमेशा आप किसी वर्क की जब बात कर रहे हो तो मानते हो, अदरवाइज रिलेटिव तो सब है। रेफरेंस किसके लिए डिफाइंड है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए और पोटेंशियल के लिए। आई बात समझ में?
आप किसी पॉइंट पर आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, आप मुझे बताइए, जब आप यूज करोगे फील्ड या फोर्स मेथड, फील्ड या फोर्स मेथड, तो जब आप फील्ड और फोर्स मेथड यूज करते हो तो आपके सारे सवाल कहीं ना कहीं या तो इंटीग्रेशन मेथड से होंगे या इक्वेशन ऑफ मोशन से होंगे। आई बात समझ में? लेकिन जब आप कंजर्वेटिव फोर्सेस की फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, तो वर्क जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट पोजीशन पर डिपेंड। फिर आपके लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी होता है कि इनिशियल पोजीशन पर किसके रेस्पेक्ट में एनर्जी कितनी थी और फाइनल के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में कितनी, उसका डिफरेंस मेरे लिए काम का है। मुझे बीच वाली चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप फोर्स मेथड यूज करोगे तो बीच वाली हर चीज से आपको लेना देना है। समझ में आ गई बात? इसलिए रेफरेंस जब अपन बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम एनर्जी और पोटेंशियल की बात करते हैं, ना कि फील्ड की। और अगर देखा जाए तो सब कुछ रिलेटिव है ही सही, किसी एक के कंपैरिजन में दूसरी जगह पर कोई चीज तो होगी होगी, वो हमारे लिए यूजलेस है। जल्दी से बनाओ, फिर ये वैल्यू लिख लेते हैं अपन, मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? हो गया? बढ़ जाए? हाँ, तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ, मतलब क्या क्या तू पिछले 8 दिन से रेफरेंस के पीछे पड़ा हुआ है? मतलब अगर हर चीज रिलेटिव है, हर चीज रिलेटिव है तो है, हर चीज रिलेटिव है। मैं तुझे कल भी सीढ़ियों पे ज्यादा समझाया, रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो। एक होता है कि मैंने, देखो मेरी बात सुनो, आप, हर सवाल का आंसर होता है, एक होता है नो इंटरेक्शन, ठीक है, एक होता है जीरो इंटरेक्शन। इनमें से मुझे एक रेफरेंस चूज करना है, किसको रेफरेंस चूज करोगे? क्या दोनों एक ही बात है? हाँ। बताओ, मुझे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेना है, एक ही बात है क्या दोनों? दोनों में रात और दिन का डिफरेंस है। मुझे रेफरेंस ये लेना है, ये रेफरेंस नहीं है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे चार्ज कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं जिनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो मिले? अरे बोलो ना यार, पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो मिले। भाई दो चार्ज थे, उसकी एनर्जी, ये वाला चार्ज पेयर था, इसकी एनर्जी, फिर किसी और की जो पेयर की बनी हुई एनर्जी, इनके बराबर पॉजिटिव उतनी नेगेटिव हो जाए तो नेट जीरो हो जाएगी ना। दैट इज कॉल्ड एज जीरो इंटरेक्शन। वहां इंटरेक्शन है, पर इंटरेक्शन का सम क्या है? जीरो। आप उसको रेफरेंस नहीं ले सकते। रेफरेंस किसको लेना पड़ेगा? जहां कोई इंटरेक्शन हो ही ना। तो दो चार्जेस इंफिनिटी पे रखे होते हैं, अब मुझे बताओ, इंटरेक्शन तो वहां भी जीरो है, लेकिन वहां इंटरेक्शन जीरो किसकी वजह से? कोई इंटरेक्शन था ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए आप हमेशा ये वाली चीज को चूज करते हो रेफरेंस के लिए, किसमें? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आ गया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप किसी भी जगह पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, तो क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में आपको बात कर रहे हो, तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हम कहते हैं ना, वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप कहीं एक पे लोगे। और सबसे बढ़िया क्या समझ में आता है आपको, मैंने आपको कितना बढ़िया एग्जांपल देके दिया था, 3 लड़के खड़े कर दिए थे ऊपर नीचे, नहीं किए थे खड़े? वहां समझ में नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा। अब आज के बाद अपन इंटरेक्शन की रेफरेंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई मतलब ही नहीं है। कोई बढ़िया सवाल बने, लॉजिकल लाओ ना आप सवाल, आपको आंसर मिलेंगे। अदरवाइज एवरीथिंग इज रिलेटिव। मैंने कल इसको जाते जाते समझाया कि हर चीज रिलेटिव है। आप अपनी क्लास में टॉपर हैं साहब, फिर आप बिठा दो किसी बेच में जाके दूसरे में, पता लग जाए कितने बड़े टॉपर हो। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, आपसे कहा जाए साहब, कोई मुझसे आपकी हाइट ज्यादा है, तो पहले ये बता कम किसकी है? किसी की मुझसे ज्यादा भी तो होगी। अरे नहीं समझ में आई बात? तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। मैं भाई साहब, मैं जब जा रहा था, मेरे भैया बहुत गाड़ी तेज चला रहे थे, बोले कितने चला रहे थे? बोले 120। मेरे मेरे पास 140 में निकल गया एक बंदा। नहीं है रिलेटिव। अब उस 140 के कंपेरिजन में आप स्लो हो गए ना, तो ये होता है रिलेटिव का मतलब। नहीं समझ में आई बात? एक होता है रिलेटिव चीज लेना, एक होता है रेफरेंस लेना, दोनों में अंतर है भाई। ठीक है, चलिए साहब, अब हम कह रहे हैं फील्ड है ना, फील्ड।
स्पेस में किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, स्पेस में किसी कि सब यहां फील्ड इतना है तो वो उतना ही है, वो आप 10 लोग अलग अलग नहीं बता सकते, उसका डायरेक्शन भी वही होगा और मैग्नीट्यूड भी वही होगा, अलग अलग नहीं बता सकते। ठीक है, तो अपन अब बात कर रहे हैं ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। बताओ अगर मुझे ई मैक्सिमम निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, के क्यू आर बाई रूट टू ना, अपॉन, शाबाश जल्दी बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर बाई टू होल पावर 3/2। नहीं समझ में आई बात, बताओ ये वैल्यू कितनी है, 3r² बाई 2। कहानी क्लियर, पावर 3/2 का मतलब मैंने आर रूट आर बताया था। क्या करेंगे बताइए, के क्यू आर को यहां लिखा और इस रूट टू को यहां लिख दूं, इनटू ये आर्ग्यूमेंट पावर 3/2 कैसे लिखूंगा बताओ, 3r² बाई 2 इंटू रूट के अंदर 3r² बाई 2 ना। मुझे बताइए क्या ये रूट टू से रूट टू कैंसिल, बोलिए, क्या ये वाला जो आर स्क्वायर है ये बाहर आके आर बन जाएगा, क्या इससे ये कैंसिल, ये टू ऊपर चला जाएगा ना, तो वैल्यू क्या मिली, 2k³ अपॉन 3√3r²। व्हाट इज दिस, ई मैक्स। बात समझ में आ गई। एक और बात बताइए, एक और बात बताइए, यहां ध्यान से समझिएगा। देखो अब यहां एक मजेदार चीज है, ये हमारे पास रिंग है, इसका चार्ज प्लस क्यू है, क्या ये जो डायरेक्शन है प्लस एक्स ले लूं और ये डायरेक्शन माइनस एक्स ले लेता हूं, जरा बताइए क्या इधर फील्ड इधर ही होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज ना, तो प्लस ई होगा नहीं होगा, क्या इधर फील्ड इधर ही होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी माइनस ई होगा ना। तो आपका जो ग्राफ आएगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जहां दोनों पॉजिटिव और वो कहां आएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ना। तो ये मेरे पास एक्स है, तो क्या ग्राफ इनिशियली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, उसके बाद वेरी करके मैक्सिमा पे जाएगा और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कम होगा ना, क्या यहां भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, मैक्सिमा अचीव करके कम होगा। आप मुझे बताइए क्या ये वैल्यू प्लस आर बाई रूट टू और ये माइनस आर बाई रूट टू है, ये कहानी क्लियर, क्या ये ई की मैक्सिमम वैल्यू है, क्या नेगेटिव एक्स पे भी ई की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिलेगी ना। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इस ग्राफ को 4-5 बार बना चुके हैं। ठीक है, जल्दी, जहां भी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा ना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स होल पावर 3/2, वहां ऐसा ग्राफ आएगा ही आएगा, आपको सिर्फ ये देखना है। अच्छा एक मजेदार चीज समझो, अगर मैं आपसे कहता कि, जस्ट समझने वाली बात है, ये मेरे पास प्लस क्यू है, ये और ये, मतलब ये वाला केस, ई का एक्स के साथ ग्राफ, सुनिएगा ध्यान से, ई का एक्स, क्या ग्राफ ऐसा आएगा, बोलो। अगर मैं यहां पर माइनस क्यू चार्ज रख दूं तो फोर्स इधर लगेगा ना, तो जब एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स, और जब एक्स नेगेटिव है तो फोर्स, तो ग्राफ इन क्वाड्रेंट में आ जाएगा। करना सिर्फ इतना है, माइनस क्यू चार्ज रखना है आपको, जिसी में क्वाड्रेंट बदल जाएंगे। बात समझ में आ गई, बनाओ जल्दी। मंडे को करेंगे, कल कर लेना, अभी आज ही पढ़ लेंगे तो होमवर्क और अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये तो फोर्स के लिए होगा ना राजा, अगर मैं ई के लिए बात करूंगा तो ये होगी ना बात, अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दूं, मान लीजिए माइनस क्यू है, तो ई तो इधर था, फोर्स इधर लगेगा ना, जब यहां माइनस क्यू रखूंगा तो ई इधर था, फोर्स इधर लगेगा ना। तो अगर मैं माइनस क्यू चार्ज को एक्सिस पर रखने के बाद फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ बनाऊं तो फिर वो इन दोनों क्वाड्रेंट में आएगा।
बढ़ जाए, ठीक है, ये तो मतलब ही नहीं है ना। हाँ, चलिए लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्सिस पर, इसका सवाल एम्स में पूछा जा चुका है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया था ना 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 ना, डिस्क का। तो अगर आप चाहें तो उसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आसान है फॉर्मूला याद रखना। देखिए मेरी बात को सुनिए ध्यान से, मतलब कई बार क्या होता है ना, चीजें बहुत इंफॉर्मेटिव आती हैं, बहुत आसान, पर आपको कुछ उसके बारे में आइडिया था ही नहीं, इसलिए गलत हो जाती है चीजें। देखो ये हमारे पास आर रेडियस की डिस्क है और इसका ये एक्स एक्सिस है। क्या है ये? डिस्क, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, रेडियस आर है, और एक्स एक्सिस पर यहां पर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू बनती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। अब सुनिए ध्यान से, cos थीटा क्या होता है, यहां से लाइन बनाइए, ये थीटा है, तो अगर ये x है और ये r है तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर cos थीटा की वैल्यू रखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बनेगी ना, तो e की वैल्यू क्या बन जाएगी बताइए, e इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, आपको शायद कुछ बच्चों को थोड़ा आइडिया हो, इनफाइनाइट लार्ज शीट का फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। A single layer of charge always produces the field sigma by 2 epsilon naught। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग। अगर सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, सिंगल पर चार्ज की, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिस्क है, इस पर एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज अगर है, तो अगर मैं आर की वैल्यू इंफिनिटी कर दूं, कितनी कर दूं, तो क्या ये एक सिंगल लेयर ऑफ इनफाइनाइट लार्ज शीट बन जाएगी। तो जैसे ही आर को इन्फिनिटी करोगे, दिस आर्ग्यूमेंट बिकम जीरो, रिजल्ट बिकम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आई बात? सवाल पता है क्या पूछा था, सिग्मा की वैल्यू गिवन थी, रेडियस गिवन थी और एक्स की वैल्यू गिवन थी, और पूछा था कि बताओ यहाँ फील्ड कितना होगा, बस इसमें वैल्यू पुट करके आंसर लाना था। हेलो, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है वो 3 सेंटीमीटर पे ले लिया, हेलो, और सिग्मा की वैल्यू दे दी। तो आप मुझे बताओ, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो ये 5 आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो एंगल 3753 में मिल गया आपको, बस वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ गया था। है इंफॉर्मेटिव, इतना सा पूछा था, पर अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप छोड़ के आओगे, पता ही नहीं है, बट सिंपल रिजल्ट है। एम्स में आया था, एम्स में। हाँ जी, बढ़े आप, फॉर्मूला लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। थीटा याद रखिए कहाँ से नापा है आपने, तो ये डायग्राम के फॉर्म में याद रखेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर दो सरफेस बन जाती हैं, दोनों का ऐड हो जाता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। भाई अगर कंडक्टर है तो सिंगल लेयर बना ही नहीं सकते आप, वो तो कितना भी पतला हो, दो सरफेस पे आएगा चार्ज, और दो सरफेस पे आएगा, तो एक लेयर का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का भी सिग्मा बाई, तो दैट बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है भाई, इसे समझो आप, जैसे मान लो ये था, ये कंडक्टर था, अब एक इधर आ गया चार्ज, ये हम बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे, इस पर बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं कंसेप्चुअली, न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो अगर ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो एक लेयर का फील्ड इधर कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसका भी सिग्मा बाई, तो दोनों जोड़ी कितना बन जाएगा, ऐसे यहां भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना। अंदर आ जाइए आप, इसका इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इस तरफ सिग्मा बाई, तो अंदर जीरो मिल जाता है। नहीं समझ में आई बात? बढ़ जाए अब आगे, लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ईएलएफ हम इसको बोलेंगे, है ना। यहां थोड़ा समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बोल सकते हैं, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, आई बात समझ में। पर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी नहीं बोल सकते। नहीं समझ में आई बात? आप कभी भी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, पर आपने कई बार सुना होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उसका सिंपल बात है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है, वो भी मूविंग पर। रेस्ट पे तो कोई फोर्स नहीं लगता ना, तो वहां कभी भी फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स आएगा ये आप नहीं कह सकते। वो डिपेंड करेगा, या तो फोर्स आएगा या नहीं आएगा। मूविंग चार्ज पे आता है, रेस्ट पे तो कोई फोर्स नहीं आता। यहां चाहे रेस्ट पे रखें या मोशन में रखें, फोर्स हमेशा फील्ड की, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आई बात समझ में? वहां नहीं बोल सकते। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या ईएलएफ, इसका आइडिया माइकल फेराडे ने दिया था सबसे पहले, कि किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लेंगे, और वो रिप्रेजेंट करेगा कि फील्ड स्पेस में कहां और कैसा एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उसने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई दैट मे बी कर्व्ड और स्ट्रेट। फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, और अगर आप उसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए फील्ड लाइंस है, इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आपने यहां टेंजेंट बनाया पॉइंट ए पर, तो यहां का टेंजेंट यहां फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। अगर आप यहां टेंजेंट बना दोगे तो वो यहां का फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। यहां टेंजेंट बना दूंगा तो वो यहां फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। तो इसको डिफाइन भी वैसे ही किया जाता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल लाइन है दैट मे बी कर्व्ड और स्ट्रेट, उसके किसी एक पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। ये ई ए मिल जाएगा, ये ई बी मिल जाएगा, और ये ई सी मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ईएलएफ लिख लेना आप, तो ईएलएफ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस, आर imaginary lines that may be curved or straight. Electric line of force are imaginary lines that may be curved or straight. When we draw, when we draw tangent at any point of these lines, when we draw tangent at any point of these lines, when we draw tangent at any point of these lines, it will gives it will gives direction of field intensity at that point. It will gives direction of field intensity at that point. It will gives direction of field intensity at that point. जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। बढ़ जाए, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लिखिए these are imaginary lines, these are imaginary lines in space, these are imaginary lines in space which shows, these are imaginary lines in space which shows nature of electric field in space, which shows nature of electric field in space.
ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी स्पेस के अंदर फील्ड का नेचर शो करेंगी। ठीक है, आगे लिखिए। क्राउडेड फील्ड लाइंस, crowded field lines shows strong electric field. Crowded field lines shows strong electric field, whereas distant field lines shows weak electric field. Crowded field lines shows strong electric field, whereas distant field lines shows weak electric field. देखिए हमने दो तरह के फील्ड बनाए है ना, तो यहां फील्ड E1 है और यहां फील्ड E2 है। हमें पता है कि यहां फील्ड लाइंस दूर दूर हैं एज कंपेयर टू दिस, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2 होगा। ये कहानी क्लियर। इसी तरीके से किसी रीजन में वेरिएबल फील्ड बना दें। मान लीजिए यहां फील्ड ट्रेवल करता है ऐसे, फील्ड लाइंस ऐसे जाकर के कर्व होकर के वापस स्ट्रेट हो जाती है। यहां पर फील्ड है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे आती हैं, ऐसे जाकर के वापस ऐसे ट्रेवल करती हैं। अगर आप यहाँ कोई पॉइंट बना लोगे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो आप मुझे बताइए क्या ए पॉइंट पर फील्ड अगर ई ए है, बी पॉइंट का फील्ड ई बी है, सी पॉइंट का फील्ड ई सी अगर है, तो आप मुझे बताइए क्या ई ए इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी होगा ना? नहीं समझ में आई बात? बनाइए जल्दी। हाँ, ए और सी पे पड़ा होगा ना फील्ड बी से, है कहाँ पे? मैंने ज्यादा लिखाया या पास पास दूर दूर लिखाया? मैंने क्या लिखाया? जहां पास पास है वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां दूर दूर है वहां फील्ड वीक है। नहीं समझ में आई बात? जल्दी जल्दी बनाते जाना है ना। बना लिया? लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, अरे एक मिनट, देखो साथ साथ ही बना के बैठे हैं। इसमें क्या समझना है? इसमें जो सामने लिखा हुआ वही है, इसमें क्या दिमाग लगाना है अपन को? ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड point positive charge, electric field lines due to isolated point positive charge is, electric field lines due to isolated point positive charge is radially away from the charge, radially away from the charge and goes to the infinity, radially away from the charge and goes to the infinity। इसको समझना है। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। हमने क्या कहा? आइसोलेटेड चार्ज है, इसका क्या मतलब है? उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे कि किसी भी आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन से रेडियली अवे होंगी और कहां तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। सिमिलरली आइसोलेटेड पॉइंट नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन रेडियली इनवर्स होंगी, टर्मिनेट कहां के होंगी? चार्ज पर।
पर कहां से आती हुई फील होंगी? इन्फिनिटी से। नहीं समझ में आई बात? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट नेगेटिव चार्ज is radially inverse to charge, and appear to coming from infinity. Radially inverse to charge and appear to coming from infinity. कहां से आती हुई फील होंगी? इंफिनिटी से। ये कहानी क्लियर? लेकिन अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और उसके सराउंडिंग में कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, फिर क्या होगा? फिर पॉजिटिव से अराइज होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसको समझना ध्यान से, यहां थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें सवाल आता है। मैंने पेयर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपसे बोला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करने का और समझने का तरीका भी बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, यहां पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा पॉजिटिव और यहां सराउंडिंग में एक पॉइंट चार्ज रखा नेगेटिव। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये चार्ज प्लस क्यू और ये चार्ज माइनस क्यू, तो याद रखिए किसी भी चार्ज से ओरिजिनेट होने वाली या टर्मिनेट होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज के मतलब अगर छोटा चार्ज है तो उससे कम फील्ड लाइंस निकलेंगी और बड़ा चार्ज है तो ज्यादा फील्ड लाइंस। सिंपल सी बात है। मैंने अगर दोनों चार्ज बराबर बनाए मैग्नीट्यूड में, तो जितनी फील्ड लाइन इससे ओरिजिनेट होंगी उतनी उस पर टर्मिनेट होगी। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए ये मैं यहां बनाता हूं, छोटी छोटी लाइंस बनानी पहले, 1 2 3 एंड 4, मतलब जो फील्ड लाइंस हुए 8 है। नहीं समझ में आया? तो यहां पे भी 1 2 3 4, 8 फील्ड लाइंस हो गई। बोलो भाई, आप क्या करोगे, ये वाली फील्ड लाइन पॉजिटिव से अराइज होगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ये फील्ड लाइंस तो ऐसे चलेगी। और ये वाली जो फील्ड लाइंस है ये यहां जाकर के इस पे टर्मिनेट होगी। ये वाली फील्ड लाइंस ऐसे टर्मिनेट होगी, ये वाली फील्ड लाइंस ऐसे जाकर के यहां टर्मिनेट होगी, और ये वाली फील्ड लाइंस इस तरह से टर्मिनेट होगी, और ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल जाएंगी लाइक दिस। और इसी तरीके से ये वाली फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही होंगी लाइक दिस। कुछ समझ में आ गई बात? तो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या ये डाइपोल है? ये डाइपोल है ना। अब समझना पिक्चर कहां उलझती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखिए मेरे पास यहां कोई चार्ज है, ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू है, आई बात समझ में? और ये जो चार्ज है ये वाला चार्ज, ये काम करते हैं, इसको प्लस 2q लेते हैं, 2q, और इसको अपन माइनस q लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस q। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां कैसे समझेंगे कि देखिए ये जो 2q चार्ज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 16 फील्ड लाइंस। 8 को इंटरसेक्ट किया 16 बनी ना। उधर चार्ज का मैग्नीट्यूड आधा ही है, तो कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी ना। 1 2 3 4, मतलब 8 बन गई। अब यहां अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो आपको नेचुरल फील्ड लाइंस बनाने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको वो लॉजिक भी समझ में आएगा जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनिए ध्यान से, इस कंडीशन में ऐसा होगा कि ये वाली फील्ड लाइन तो यहां से ओरिजिनेट होकर यहां टर्मिनेट हो जाएगी, होगी नहीं होगी? अब सुनिए ध्यान से, ये वाली फील्ड लाइन जो जाएगी, ये वाली, ये जाकर के और यहां टर्मिनेट होगी। ये वाली फील्ड लाइन यहां से जाएगी और यहां टर्मिनेट होगी। ये वाली फील्ड लाइन यहां से चलेगी और यहां टर्मिनेट होगी। ये वाली फील्ड लाइन जाकर के ऐसे टर्मिनेट होगी। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको
कि जो छोटा वाला चार्ज है, जो छोटा वाला चार्ज है, उससे फील्ड लाइन से जो टर्मिनेट हो रही हैं, सुनिए ध्यान से, उनका एंगल बड़ा है। नहीं समझ में आया? और बड़े वाले चार्ज का एंगल छोटा है। जरा मुझे बताइए, ये वाला जो एंगल है सेकंड फील्ड लाइंस का, ये मान लीजिए बीटा है, और इसी फील्ड लाइंस का यहां एंगल अल्फा है। नहीं समझ में आई बात? तो जो बड़े वाले चार्ज से जब वो निकली, तो उसने दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से छोटा एंगल बनाया, लेकिन छोटे वाले पे जब टर्मिनेट होगी वो, तो ये सवाल पूछा जा चुका है। उन्होंने क्या करा, दो चार्जेस को रख दिया और एक लाइन बना दी बस, उसको इधर से ओरिजिनेट करके टर्मिनेट कर दिया और एंगल्स की वैल्यू लिख दी। बताइए कौन सा चार्ज बड़ा है, कौन सा छोटा है? जो छोटा चार्ज होगा उससे एंगल बड़ा बनेगा, बड़े वाले चार्ज से एंगल छोटा बनेगा। नहीं समझ में आई बात? बहुत सिंपल की बात है, आई होप समझ में आ गया होगा। बना लीजिए। वो तो बेटा कंडक्टर वाली बात है, वो बात करेंगे अभी। तो यहां पर हमने चार्जेस की वैल्यू लिख दी है। Q1 हमने क्या लिखा है, +2Q, और Q2 जो है वो -Q है ना। तो हम क्या लिखेंगे, Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q2 के मैग्नीट्यूड से, जबकि यहां मैग्नीट्यूड बराबर है। हेलो, ठीक है। बढ़ जाए, बढ़ जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे वापस पेयर की, पर आइडेंटिकल। अब एक बात को समझिए, ये पैटर्न कैसा बनता है और ये क्यों ऐसा बनता है, इसको भी समझ लेते हैं। यहीं पे अब इसमें मैं चेंज करूंगा, इसमें मैं चेंज करूंगा, आप समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये तो बना दिया हमने सीधा सीधा। अभी एक प्रॉपर्टी आती है कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अभी समझना, मान लीजिए ये चार्ज नहीं होता, तो इस पॉइंट पर फील्ड ऐसे होता ना। अरे बोलो भाई, इसका फील्ड ऐसे होता, इसका फील्ड ऐसे होता। अरे होता नहीं होता, ऐसे फील्ड होता ना। ऐसा कब होता, जब वो वाला चार्ज नहीं होता, रेडियली अवे ना। बोलो भाई, अगर ये वाला चार्ज नहीं होता तो इसका जो फील्ड है ऐसे आता ना। गड़बड़ कर दिया मैंने, यहां से बनाता हूं, समझ में आई बात? ऐसे बनता फील्ड, समझना बात को। अवे फ्रॉम चार्ज ऐसे बनता। असल में क्या हुआ कि ये वाला एक पॉइंट मिला, ये वाला एक पॉइंट मिला, यहां पे जो ग्रीन वाली लाइन है वो किसकी है, पॉजिटिव की, और येलो वाली। तो अगर ये अलग अलग होते तो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती। मुझे बताइए, क्या ग्रीन वाला फील्ड इधर है और येलो वाला किधर है, इधर है ना। तो ये इंटरसेक्ट करने के बजाय दो फील्ड एक ही जगह पे रिजल्टेंट फील्ड इधर बनाएगा। नहीं समझ में आया? आप यहां बात कीजिए, यहां पर क्या ग्रीन वाला जो फील्ड है वो इसका अवे फ्रॉम द चार्ज था, क्या येलो वाला टुवर्ड्स द चार्ज है?
तो इंटरसेक्ट करने के बजाय दोनों का वेक्टर सम इधर आएगा ना। इस तरह से जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे वहां जब आप वेक्टर सम करते हुए जाते हो तो अपना भी कर्व पैटर्न बना देता है। नहीं समझ में आया? सो व्हाई वी फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ द कर्व पैटर्न, बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट डायरेक्शन में चलेगा फील्ड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता कि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं। अब मुझे बताइए क्या बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? मिलेगा ना। तो यहां पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यहां पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। होगा क्या कि इसका फील्ड जाएगा इस तरफ, उसका फील्ड जाएगा इस तरफ, तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा नहीं। तो इसकी फील्ड लाइंस यहां से जाएंगी और ऐसे निकल जाएंगी, इसकी फील्ड लाइंस यहां से जाएंगी ऐसे निकल जाएंगी। ये फील्ड लाइंस का पैटर्न किसका बनेगा? दो पॉजिटिव चार्ज का। समझ में आ गई बात? इस तरीके से दिस विल बी द फील्ड लाइन पैटर्न ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज पेयर्स लाइक दिस। अगर आपसे कहा जाता कि ये कोई नेगेटिव चार्ज होता दोनों, तो ये सारे के सारे एरो आप अंदर की तरफ लगा देते। आई बात समझ में? तो दिस इज द पैटर्न ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। यहां न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि दो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती है। क्या करती है? रिपेल। तो वो जुड़ेंगी नहीं बल्कि रिपल्शन से दूर भाग जाएंगी। और प्लस और माइनस की एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करती है। नहीं समझ में आई बात? देखो मेरे ऐसे मान के चलो, ये मेरी फिंगर्स फील्ड लाइंस है, यहां प्लस और यहां माइनस। तो अगर ये फ्लेक्सिबल लाइंस होती तो ये प्लस माइनस एक दूसरे क्या करता? अट्रैक्ट ना। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखती, जो अपन ने यहां पैटर्न बनाया था। दे विल हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट विच शोज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। और यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है इसके बाद वाले में? ये रिपेल करती हुई निकल गई, जो क्या शो करता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। तो दीज आर द फील्ड लाइंस ऑफ सिमिलर चार्जेस। बनाओ जल्दी से। नहीं साथ साथ बना लो अभी, ये इसमें इतना अगरबत्ती नहीं लगाएंगे। हाँ बढ़ जाए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर करती है और परपेंडिकुलर ही बाहर निकलती है। इसका रीजन और अच्छे समझा चुका हूं। हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। दो रीजन थे, एक तो सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है उसके परपेंडिकुलर, दूसरा चार्ज फ्लो नहीं करता। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटर, always enter or originate, enter or originate perpendicular to surface of the conductor, perpendicular to surface of the conductor, perpendicular to surface of conductor। ध्यान से समझिए, कोई भी कंडक्टर अगर है, अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे लीजिए मेरे पास यहाँ एक कंडक्टर है ना, और इसके सराउंडिंग में मैंने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, राइट? ये प्लस क्यू चार्ज है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। क्या इसकी वजह से इस पे चार्ज इंड्यूस होगा? होगा ना। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर ये आइसोलेटेड चार्ज होता, ये नहीं होता, तो इसकी फील्ड लाइंस रेडियली अवे कहां तक जाती? इंफिनिटी तक।
पर क्योंकि अब इस पे चार्ज इंड्यूस करेगा, और चार्ज इंड्यूस करेगा तो फील्ड लाइंस ऐसे चल के यहां पर टर्मिनेट होंगी, क्योंकि यहां माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, इस तरीके से ये माइनस माइनस और माइनस इंड्यूस हुआ। जितना नेगेटिव इधर इंड्यूस होगा क्या उतना ही पॉजिटिव यहां इंड्यूस होगा। और अगर ऐसा होगा तो ध्यान से समझिएगा, यहां से फील्ड लाइन जाएगी और यहां के परपेंडिकुलर एंटर करेगी, ये फील्ड लाइन जाएगी परपेंडिकुलर एंटर करेगी, ये फील्ड लाइन जाएगी परपेंडिकुलर एंटर करेगी। इस तरह से फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर करेंगी, और जितना यहां पर नेगेटिव चार्ज है उस पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, क्या उतनी की उतनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर ओरिजिनेट हो जाएंगी। तो इस तरह से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो जाएंगी। आप मुझे बताइए, कंडक्टर के अंदर अंदर तो फील्ड क्या मिलेगा, जीरो, इसलिए यहां कोई फील्ड लाइन शो नहीं करेंगे। अब हमें पता है कि ये पॉइंट चार्ज था, इसकी फील्ड लाइंस तो रेडियल रही होंगी, और रेडियल जब ये रही थी तो यहां चार्ज इंडक्शन की वजह से अपना आपको इन्होंने क्या कर दिया, डिस्टोर्ट कर दिया, और अल्टीमेटली जितनी फील्ड लाइंस यहां, ये काम की चीज है। तो अपन ने क्या कहा कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा ना। तो जरा मुझे बताइए, क्या यहां से ओरिजिनेट होने वाली सारी की सारी फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, नहीं ना। इसका मतलब ये चार्ज बड़ा है मैग्नीट्यूड में और ये चार्ज छोटा है, लेकिन इंडक्शन में आने वाला चार्ज हमेशा बराबर और अपोजिट आता है। तो क्या जितना चार्ज है उतना ही चार्ज ये होगा। आप कहोगे मान लीजिए ये प्लस क्यू है, और यहां जो चार्ज इंड्यूस हुआ माइनस क्यू है, यहां इंड्यूस हुआ प्लस क्यू है, तो ये जो प्लस क्यू है इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा स्मॉल क्यू के मैग्नीट्यूड से। नहीं समझ में आई बात, पहले ये पैटर्न बनाइए फिर आगे बनाते। किसने कहा स्ट्रेट होती है, नहीं तू तेरी चलेगी। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, दैट मे बी कर्व्ड और स्ट्रेट, और मैडम करिए नहीं वो तो स्ट्रेट होनी चाहिए। डेफिनेशन में क्या लिखा है, नहीं 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 सवाल ही फिर वही बात, क्या मैंने सिर्फ कर्व्ड लिखा है। बोलो भाई, दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट मे बी कर्व्ड और स्ट्रेट। बेटा किसने कह दिया स्ट्रेट होनी चाहिए, नहीं किसने कहा, बता अपनी फीलिंग से थोड़ी आंसर देना होता है। जब आपको बोल रहे हैं, मैं तो हूं नहीं देने वाला, माइकल फेराडे ने दिया था, उसने कैसा कहा वैसा मैंने आपको समझा दिया। आई बात समझ में, किसने कह दिया, किसने पढ़ा दिया आपको। अभी तो अगर पुराना ज्ञान तुम्हारे पास जो भी हो, अभी तो आपको ये बताया ना दैट मे बी कर्व्ड और स्ट्रेट, तो आप कैसे अपनी मर्जी से लगा सकते हो। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी कर्व्ड, मतलब परफेक्ट सर्कल, उनका सोर्स कुछ और होता है, वो भी हम मेंशन करेंगे। इन केस ऑफ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो अलग अलग सोर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स होता है स्टैटिक चार्ज, मतलब चार्ज एट रेस्ट, वो जब सोर्स होगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है टाइम के साथ बदलने वाले मैग्नेटिक फील्ड से, वो जो फील्ड बनाता है वो इस फील्ड से टोटली डिफरेंट है। ये कंजर्वेटिव है, वो नॉन कंजर्वेटिव है, और वो नॉन कंजर्वेटिव होने की वजह से क्लोज लूप बनाता है, और ये कभी क्लोज लूप नहीं बना सकता। जो फील्ड क्लोज लूप बना देगा उसकी फील्ड लाइंस, अब सुन लेना बात को, पता नहीं क्या बीमारी होती है, सवाल पूछ लेंगे, टीचर लग जाएगा रामायण में और खुद लग जाएंगे, फिर आधे घंटे बाद जाएगा, सर मैंने पूछा था क्या। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या। किस चीज का, काय का सपोर्ट कर रहा है। नहीं, एवरीथिंग इज रिलेटिव। एवरीथिंग, तुझसे तू मत पूछना उल्लू पे सवाल। बोले सर उल्लू कैसे रिलेटिव हो सकता है। देखो पता है क्या है, मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर वास्तव में किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, यू हैव टू डू
मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, वहां से आप कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करो और फिर टीचर का मर्जी में सर खाओ। डोंट डू द रिसर्च। अभी हम बेसिक लेवल की फिजिक्स, हम प्लस टू, हम अपनी बात बताते हैं। बहुत सारे 30 मार्क हम पता नहीं क्या बोलते हैं कि सब हम महान हो गए। हाँ, बच्चे बेचारे वो गॉड बोल दी तो वो गलत फहमी आया था, हम वास्तव में गॉड हो गए। ऐसा ऐसा नहीं होता। मैं तो हर साल ये देखता हूं कि हर चैप्टर को पढ़ाते वक्त कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई सवाल ऐसा पूछता है कि मुझे 4 बार सोचना पड़ जाता है यार ये बात मेरे दिमाग में इतने सालों से क्यों नहीं आई। आप चाहे कितनी, जबकि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। मैं आज भी मतलब हर साल 2-5 किताबें मंगाता हूँ फिजिक्स की बढ़िया, और मेरी आदत है रीडिंग करने की। मैं अच्छी पढ़ाई करने की हैबिट है, मतलब पढ़ता हूँ फिजिक्स को। उसके बाद भी प्लस टू लेवल की फिजिक्स, बहुत गरीब है, बहुत छोटे हैं हम लोग। ये जो इस बिल्डिंग में, मैं कहता हूँ इस बिल्डिंग में पढ़ाने वाले लोग ना वाइब्रेंट वाले, मतलब इनमें निंजा सर कभी से मेरी हिम्मत नहीं होती, वो आते हैं ना यूं आज भी, तो मैं साइड से निकल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तेरी औकात नहीं इनको फेस करने की। वो लेवल ऑफ फिजिक्स है। उन लोगों ने फिजिक्स को जिया है, जिस वजह से कोटा का इतना बड़ा नाम हुआ कि कोटा में कोचिंग चलती थी। वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे बहुत जबरदस्त लेवल, चाहे वो मेडिकल पढ़ाए चाहे जेई पढ़ाए। फिर बाद में पैम्परिंग चालू हो गई, बिजनेस चालू हो गया, तो दुनिया बदल गई। वो मतलब मैं यकीन, एक सवाल था एक किताब का, उसको मैं खूब, मेरी प्रैक्टिस थी उस पर, निंजा सर ने उसको सोल्व किया तो मुझे शर्म आ रही थी। मैंने कहा यार ये इतना आसानी से सोल्व हो सकता है। पर वो आसानी से तभी सोल्व हो सकता है जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। फिर मुझे समझ में आया कि अगर इसको मैं समझ रहा हूं, बीइंग ए टीचर, जो 20 साल से, उस टाइम में 20 साल हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते, पुरानी बात, 20 साल से पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग रहा है ये आसान है। अगर ये बच्चे को बता देंगे उसको कैसे पल्ले पड़ेगा। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने सब्जेक्ट पर जबरदस्त काम किया, कोटा में वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। पर वो आज भी, तुम्हें क्या लगता है आईआईटी की पूरे इंडिया में आप किसी भी जिसको तुम बहुत महान मानते हो आईआईटी का टीचर या केमिस्ट्री का, उससे या किसी मेडिकल के टीचर से भी जाके पूछो ईमानदारी से, जो 10-20 साल पुराना कोटा का टीचर हो, कि यार कोटा में सबसे बेहतरीन फिजिक्स कौन पढ़ाता हुआ, एक ही नाम आएगा, नितिन जैन, निंजा। उनके अलावा कोई नाम नहीं आता। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बच्चे ने मुझे एक वीडियो भेजा था कट करा करके, चित्रांग मूडिया किसी को इंटरव्यू दे रहा है, तो इंटरव्यू ने उससे पूछा कि आप किससे पढ़ते थे। ही सेड परवेज खान से पढ़ाते थे मुझे उदयपुर के अंदर। तो बच्चा मुझे, सर इसको आपने पढ़ाया था। मैंने कहा 2 साल मैंने पढ़ाया था। लेकिन 2 साल पढ़ाने पर वो बच्चा मुझे इतना सिखा गया, उसको पढ़ाने के लिए मुझे 6 घंटे 7 घंटे खुद फिजिक्स पढ़नी पड़ती थी। और तब जब मैं क्लास में घुसता था तो मुझे ऐसा लगता था कोई आज ऐसा कोई ना कोई पूछेगा सवाल ये जिसका आंसर मेरे पास नहीं होगा। फिर अगले दिन जाता तो और जबरदस्त पढ़ना पड़ता था। तो असल चीज उल्टी होती है कि आप कहते हो ना आपने इतने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाए, आपने नहीं पढ़ा है, उनकी मारे आपकी फटी तो आपने पढ़ लिया। ये रियलिटी है। और जो आदमी जितना पढ़ेगा ना, देखो लोगों ने बहुत जिंदगी के तजुर्बों से कहावतें कहते हैं, पोएट्री लिखते हैं। वो कहते हैं ना कि अर्ध जल छलकत जाए। उसमें एक शेर भी है ना, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। गहरा पानी जो होता है ना, वो कभी छलकता नहीं है, वो शांत रहता है। बहुत लोगों ने कहा है जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उनको तो नहीं है नाज़े सफर, 2 कदम जो भी चले नहीं रफ्तार की बातें करते हैं। सो सब्जेक्ट सीखो, पढ़ो सवाल, हमें तो नीट क्वालिफाई करना है यार, उसमें नंबर चाहिए। सवालों को रगड़ो। हर दिन जब आप पढ़ के आओ तो हर टीचर के लिए कोई भी पढ़ा तो यार मुझे ये 10 सवाल मैंने किए, मुझे इसमें दिक्कत आई समझने में, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी, उन पर मर्जी में इतने सवाल पूछो। कभी आपको लगे यार कोई कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, आप टाइम लो टीचर से, वहां टाइम मर्जी में इतना पूछो, किसने मना किया। तेरे लिए तो क्लास ही बहुत है। पहले तो सही बोलना सीख ले, फिर बहुत टाइम मतलब असल में अब सबसे पहले आप खुद की मदद करो, तब दूसरों की मदद कर पाओगे। बढ़ते हैं आगे। आप मेरी बात को सुनिए। अब जो मैं अपन ने ये बात कर ली, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब सुनिएगा ध्यान से, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, हम इसको समझते हैं। ये मेरे पास है ना, इसको हम सेलेक्ट कर लेते। हाँ जी, ठीक है, थोड़ी बहुत सिमेट्री है। ये मेरे पास कंडक्टिंग शेल है। क्या है ये? शेल।
दोनों का अंतर हम समझेंगे। यहां एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। अब बात को समझना, अगर मैं सेंटर पर कोई प्लस क्यू चार्ज रख दूं, आप मुझे बताइए क्या इसकी फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होकर यहां टर्मिनेट होंगी? बोलो भाई, क्या फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी? रेडियल निकलेंगी ना बाहर की तरफ। बात को समझना ध्यान से, ये रेडियल फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। और सुनना ध्यान से, जितनी फील्ड लाइंस निकली क्या उतनी यहां टर्मिनेट होगी? बोलो ना यार, क्या उतनी की उतनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल जाएंगी? क्यों निकल जाएंगे? ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? ना ना, कंडक्टिंग नहीं, वो तो अभी बात करूंगा मैं, ऐसा क्यों हुआ? चार्ज तो अभी मेरी बात सुनो, ये लाइक दिस, सुनो ध्यान से। देखो ये जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है ना, इस चार्ज से जितने भी फील्ड लाइंस बनेंगी उनकी मजबूरी कि वो सारी सारी अंदर जाके टर्मिनेट होंगी, कहीं और तो जा नहीं सकते ना। स्फेरिकल शेल है, जैसे यहां क्या था कि यहां उसके पास गुंजाइश थी इधर बाहर निकल जाने की। नहीं समझ में आई बात? इसलिए यहां से निकली ज्यादा थी और यहां टर्मिनेट कम हुई, तो हमने कहा इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसका छोटा होगा। आप मुझे बताइए क्या इस केस के अंदर किसी पॉसिबिलिटी कहीं बाहर और निकल जाए? जितनी चार्ज से निकली उतनी अंदर वाले शेल के अंदर वाली सरफेस पे घुसेंगी ना। तो हम सिंपल बात करेंगे कि जितनी फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट हुई उतनी टर्मिनेट हो गई। तो और ये प्लस क्यू था तो ये माइनस क्यू, और बाहर प्लस क्यू आएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। कहानी क्लियर? अच्छा, ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो जब फील्ड लाइंस रेडियली निकलेंगी और एंटर करेंगी तो बेटा हर जगह एंगल जो है ना वो 90 ही बनेगा। ये एंगल भी 90 ही बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि यार ये मेरे पास एक शेल है, अरे भाई ये क्या होगा? सारा ही चला गया हो तो अंडू किया था, बंडू हो गया अंडू की जगह। बदतमीजी है। नहीं, अब काम की चीज समझिएगा, है ना। ये मेरे पास फिर से शेल है। मैंने क्या किया इस केस के अंदर, चार्ज को सेंटर पे रखने के बजाय यहां रख दिया, ये प्लस क्यू। अब कहानी यहां पे भी वही होनी कि जितनी फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी उतनी टर्मिनेट होंगी। पर अब एक बात को समझिएगा ध्यान से कि यहां मैं बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज है हमारा पास। पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस इस तरह से होती है ना, बोलो भाई, ऐसे होंगे ना फील्ड लाइंस, ऐसे। तो अगर इस पॉइंट चार्ज को मैं सेंटर पे रख देता तो सारी की सारी फील्ड लाइन सिमेट्रिक चलती। अगर मैं सेंटर के बजाय यहां रख दूं तो आप ऐसा कहोगे कि साहब देखो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस तो पास होगी और ये वाली सरफेस दूर होगी। तो होगा क्या कि फील्ड लाइंस जितनी निकलेंगी उतनी टर्मिनेट तो होंगी, लेकिन यहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और यहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। यहां पे जो चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस हुआ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर वाला भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ये पूरा का पूरा माइनस क्यू जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, माइनस माइनस, ये सारे जो माइनस इस तरह से इक्वी डिस्टेंस है सारा का माइनस, चार्ज डेंसिटी सब जगह सेम है, प्लस प्लस प्लस, ये एग्जैक्टली सेम इस तरीके से। एक और बात बताइए, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि ये अंदर वाला जो रेडियस है वो R1 है, बाहर वाला रेडियस जो है वो R2 है, बाहर वाला सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr² और अंदर वाला, तो अंदर वाले की चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन जो होगी वो -q अपॉन 4π R1² होगी ना। और बाहर वाली जो होगी सिग्मा आउट वो कितनी होगी? +q अपॉन 4πr²। क्या चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है? तो जहां रेडियस बड़ी है वो चार्ज डेंसिटी कम होगी ना। तो चार्जेस बराबर होंगे, चार्जेस तो एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। यह बात भी तय है कि अंदर वाले सारे की सारी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, सब जगह सिग्मा सेम है,
यहां सब जगह सिग्मा सेम है, पर बाहर का सिग्मा छोटा है अंदर के सिग्मा से। यहां दुनिया बदल जाएगी। यहां क्या होगा, ये जो चार्ज रखा हुआ है ना, ये फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर एंटर करेंगे, ऐसे इस तरह से परपेंडिकुलर एंटर करेंगे। और क्या देखोगे आप कि यहां की जो फील्ड लाइंस होंगी ये दूर दूर होंगी, तो यहां चार्ज डेंसिटी कम है, यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पर अंदर का जो टोटल चार्ज है वो तो माइनस क्यू ही है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने एक दिन आपसे कहा था जब अपन इंडक्शन पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, कि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो धरती में क्यों नहीं गया। हमने कहा था वो बाउंड चार्ज है। क्या है वो? बाउंड चार्ज को आप जबरदस्ती बांध के रखते हो, खींच के रखते हो, रोक के रखते हो, तो आपकी मर्जी से रख सकते हो, लेकिन फ्री चार्ज आपकी मर्जी से नहीं रहेगा। वो हमेशा सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग सेट होता है। फ्री चार्ज हमेशा किसके अकॉर्डिंग सेट होता है? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब चार्ज डेंसिटी शार्प एजेस पे ज्यादा होती, तीखे किनारों पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तीखे किनारों की जो रेडियस है वो छोटी होगी, तो चार्ज डेंसिटी बड़ी होगी। नहीं समझ में आई बात? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक बहुत कॉमन चीज है, मैं अगर आपसे कहूं कि अंदर का चार्ज माइनस क्यू और बाहर का प्लस क्यू, जरा बताइए क्या यहां से फील्ड लाइन जाके यहां खत्म हो गई? यार ये जो मेरा एंड है अंदर वाला, यहां ई क्या है? जीरो। यहां ई क्या है? सब जगह ई जीरो है ना, तो बाहर वाला चार्ज फ्री चार्ज है, उस पर किसी तरह का कोई फोर्स, इस वाले चार्ज पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर बाहर वाले पे किसी का कोई फोर्स, तो वो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर अकॉर्डिंग सेट होगा। यहां पे भी जो ई इनसाइड है ये क्या है? जीरो। ये क्या है? जीरो। तो अंदर वाला माइनस क्यू तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये बाउंड है, लेकिन बाहर वाला फ्री है, तो बाहर वाला जो चार्ज आएगा वो सब जगह एग्जैक्टली सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाहर वाली चार्ज डेंसिटी क्या होगी? एग्जैक्टली यूनिफॉर्म होगी। तो बाहर वाली जो फील्ड लाइंस जाएंगी वो इस तरह से सारी की सारी फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस होंगी। कुछ समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब यहां पे भी चार्ज डेंसिटी सेम ही होगी, बाहर वाली चार्ज डेंसिटी एग्जैक्टली इसके बराबर होगी, पर अंदर वाली चार्ज डेंसिटी बराबर, टोटल चार्ज बराबर है, पर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब यहां चार्ज क्राउडेड है और यहां चार्ज दूर दूर है, यहां की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहां की चार्ज डेंसिटी कम है। तो अंदर वाले के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ये किसके लिए लगाया? जब सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो चार्ज को अगर कैविटी के सेंटर पे रखोगे, स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पर, तो अंदर और बाहर जो चार्ज आएगा उसकी चार्ज डेंसिटी एग्जैक्टली यूनिफॉर्म होगी। सेम नहीं होगी यार। सेम और यूनिफॉर्म में डिफरेंस भाई, ये तो अलग अलग है ना यार। जहां चार्ज दोनों जगह सेम, तो जहां रेडियस छोटा वहां एरिया छोटा, जहां एरिया छोटा वहां चार्ज डेंसिटी बड़ी। तो सिग्मा वन, सिग्मा इन इज नॉट इक्वल टू सिग्मा आउट, but sigma in is the uniform and sigma 2 is also uniform. Here sigma in is not uniform but sigma out is uniform. नहीं समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो सिग्मा आउट होगा, सिग्मा आउट, दैट कैन बी रिटर्न एज q डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 स्क्वायर एंड डेफिनेटली दिस विल बी द यूनिफॉर्म। समझ में आ गई बात? और जो सिग्मा इन है, सिग्मा इन ये होगा नॉन यूनिफॉर्म। आई होप समझ में आ गया होगा।
बढ़ जाएं आगे? नहीं बढ़े? नहीं बढ़ते हैं। हम्म, नहीं बढ़े? मैं अपनी मर्जी चलाऊं? सोच ले, नुकसान तुझे ही है। नुकसान तेरे को ही है। जल्दी बना लो मैडम, बाद में नहीं बना पाओगी। लाइन कौन बनाएगा अंदर? ये अंदर लाइन कौन बनाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगे और परपेंडिकुलर ही बाहर लिखेंगे। अलग अलग तरह के सवाल आ चुके हैं। ठीक है, कोई भी फील्ड लाइंस का सवाल बने मेटल को यूज करके, हमेशा क्या देखना है? फील्ड, एक तो अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है? जीरो। तो अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए और किसी एंगल पे एंटर नहीं करनी चाहिए। इतनी सी बात है। बढ़ जाए? ठीक है साहब। क्या ही कर सकते हैं। हाँ जी। अब मैं कुछ फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, कुछ पैटर्न, उसकी बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। ये जो फील्ड लाइंस हैं, क्या सबका डायरेक्शन सेम और इक्वी डिस्टेंस है? तो दिस विल शोज द यूनिफॉर्म फील्ड। क्या शो करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए, यूनिफॉर्म कब कहा जाएगा? जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। ये सुनिए ध्यान से। नंबर वन, अगर मैं नंबर टू की बात करता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास फील्ड है, इसमें सब जगह डायरेक्शन पर
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, आई आवाज? सही। ये समझ में आ गई बात? अब बात को सुनना ध्यान से, ये समझना अच्छे से। आ, हम ऐसे समझेंगे। हम क्या समझेंगे, लाइनें टूट रही हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक। ठीक है, ये जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप। क्यों नहीं बनाती है उसका भी मैं रीजन बता दूंगा अभी। दूसरा जो फील्ड होता है, नंबर 2, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप। तो जो टाइम के साथ साथ बदलने वाले मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने वाला फील्ड है, वो क्लोज लूप बनाएगा। अगर आपको थोड़ा सा याद आए, तो जब अपन मैग्नेटिक पढ़ते हैं तो हम फेराडे के लॉ पढ़ते हैं। फेराडे ने कहा था किसी भी क्लोज लूप से बदलने वाले फ्लक्स में टाइम के साथ साथ चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ इज द टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा वहां फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल लोअर लाइन होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो वहां जो फील्ड बनता है वो क्लोज लूप बनाता है, और वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। कोई आपसे ये पूछ ले कि ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे तो कारण क्या है, समझिएगा ध्यान से। मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए। देखो, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है पहले ये बताइए। जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करके इनिशियल और क्लोज लूप में वर्क डन क्या चाहिए? धन्यवाद। अब समझना, अगर फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है, ये बेटा से समझने वाली चीज है। क्या फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही हैं? मान लीजिए एक चार्ज को मैं यहां से यहां तक लेके गया, तो क्या जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा? तो अगर मान लीजिए इस एलिमेंट की लेंथ dl है और फील्ड की वैल्यू E है, चार्ज था Q, तो Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? QE इंटू एल dl ना। अरे यार, क्या जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लगेगा? QE इंटू dl ना। फिर आप यहां से यहां तक चले, यहां पे भी QE इंटू dl, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आप छोटे से एलिमेंट में चले, जैसे जैसे आप घूमते गए फील्ड भी घूमता गया ना, तो एंगल फील्ड और फोर्स के बीच का हमेशा जीरो। तो जब सारे एलिमेंट का वर्क कैलकुलेट करोगे तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो बताओ क्या QE सब जगह सेम था मैग्नीट्यूड में? QE को बाहर लो, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r, तो क्लोज पाथ में वर्क डन कितना मिल गया? QL इंटू 2 पाई r। दिस इज द नॉन जीरो वैल्यू, दिस इज द नॉन जीरो वैल्यू। आप मुझे बताइए, मैं अगर आप छोटा सवाल पूछता आपसे कि यार एक क्लोज लूप था, ऐसे भाड़ में गया, आप ऐसे बात करो, सीधा पाथ था, एक ब्लॉक को यहां से यहां तक लेकर आया, क्या फ्रिक्शन पीछे लगेगा? फ्रिक्शन म्यू एम जी लगा। आप एल इधर चले, तो जब यहां से यहां तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया? माइनस म्यू एम जी इंटू एल। और जब इधर से इधर चले तो कितना वर्क किया? अगेन, जब इधर चलोगे तो फ्रिक्शन उधर लगेगा ना, माइनस म्यू एम जी इंटू एल।
टोटल वर्क कितना? माइनस 2 μmg × L। क्या आप जाके वापस आ गए तो ये क्लोज लूप पूरा हो गया? तो वर्क डन जीरो नहीं मिला ना, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। नहीं समझ में आया? इसी तरह से अगर फील्ड ने क्लोज लूप बना लिया, मतलब क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो, तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो वो वाला जो फील्ड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, इसलिए वो क्लोज लूप बनाता है। ये क्या होता है? कंजर्वेटिव। इट कैन नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। समझ में आ गई बात? तो एक बात सुनिए, अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है क्या? हाँ बनाती है साहब, बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, और पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं? कभी नहीं बनाएंगी। दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म, अगर वो उस वजह से बन रहा है टाइम के साथ साथ बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, और टाइम के साथ साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, वाइस ऑफ वर्सा है। नहीं समझ में आई बात? दिस इज द सिमेट्री ऑफ द नेचर। जो जो फेराडे को कॉन्फिडेंस था ना, कौन सा, कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि यहां इंड्यूस ईएमएफ होना ही चाहिए, बहुत एक्सपेरिमेंट करने पे नहीं बोला। वो स्टोरी सुनी होगी तुमने, वो मैग्नेट गिर गई नीचे, लूप से गुजरी तो वहां डिफ्लेक्शन आ गया था। नहीं समझ में आई बात? तो वो कॉन्फिडेंस इसीलिए था उसको। उसको क्यों कॉन्फिडेंस था? उसको कॉन्फिडेंस इसलिए था कि देखिए ऐसे समझो, एक लाइन बना लेता हूं यहां, सुनिए ध्यान से। अगर मैं कोई चार्ज को यहां रखता हूं तो यहां से आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर फील्ड इधर होगा ना, और फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर बेटा ये चार्ज चलने लगे, ये चार्ज यहां आ गया मान लीजिए, तो यहां आने पर ये वी से चल रहा है, क्या इसी पॉइंट पे फील्ड इधर हो गया? क्या डिस्टेंस भी बदल गई? बढ़ी या घटी? तो जब आर बढ़ेगा तो फील्ड और डायरेक्शन भी बदल गई। तो जब चार्ज चलने लगता है तो एक ही पॉइंट पर टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, और टाइम के साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसलिए हम कहते हैं मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग। नहीं समझ में आया? तो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सोर्स होते हैं, एक स्टैटिक चार्ज जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, वो कभी भी क्लोज लूप, और दूसरा मूविंग चार्ज। अब हम मंडे वाली क्लास, आज मेरी बिल्कुल भी स्टेट नहीं थी क्लास लेने की, बताया। मैं बस अभी 1 घंटे फिजियोथेरेपी करवाई, फिर मैंने पेन किलर किया, तो मुझे पता भी नहीं पड़ा मेरी क्लास कब खत्म होगी। अदरवाइज सुबह तक मेरा बहुत पेन था, डीप स्पाज में अच्छा खासा, बैक में, लोअर बैक में, मेरे साल 2 साल में 1-2 बार आ ही जाता है। एक्चुअली दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि आपका डीवाई बाई देखने नेगेटिव हो चुका है, डिस्क विस्क नहीं है, स्पाज में। तो है नहीं, तो स्पोर्ट्स तो प्लेयर अभी भी हैं, ऐसा थोड़ी है, इसीलिए तो आता है पेन, मतलब वो होता है। हाँ उम्र हो गई असल में। 40 नहीं 48। बंसल सर मुझसे 3 साल छोटे हैं। अच्छा बंसल सर से पूछ लेना। सच में, मेरी छोटी बहन का बेटा अनअकैडमी में बोटनी पढ़ाता है, तुम्हें लगता होगा ऐसा? तो अब तो तुम्हें एक्सेप्ट होगी ये बात। मेरी छोटी बहन का बेटा, और वो 4 साल से पढ़ा रहा है, वो है अभी, बस पढ़ाता है वो। क्या फिर लोग कहते हैं सब इनका भांजा है वो, उसने अपने लेवल पे ज्वाइन किया, अपने लेवल पे टेस्ट दिया, अपने लेवल पे ट्रेनिंग दिया, अपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं। अब लोगों को पता लगा कि वो मेरा भांजा है रिश्ते में, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर इससे फर्क नहीं चलता, कोई फर्क नहीं चलता। तो वो है ना दिमाग, अब स्पोर्ट्स में दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई आप समझ रहे हो डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव हो चुका है आपका, तो कहीं ना कहीं इंजरी आ ही जाती है। थैंक यू सो मच। एक बार पता, तुम उनको जानते हो एसपीएस सर को, मैथ्स में ना एसपीएस सर, मैथ्स वाले ना, वो मुझसे 5 साल छोटे हैं, उनका सब उड़ गया।